डीएनए मित्रों, जब दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच वॉर का काउंटडाउन चल रहा है, तब हम आपसे यह कहने जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात फिर से बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यानी कल से अब तक ऐसी कई घटनाएं एक साथ हुई हैं, जिसे देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच हालात अच्छे नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि आज ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक झांकी दिखाई है। इस झांकी का मतलब यह है कि मुनीर अगर युद्ध चाहता है तो फिर युद्ध ही सही। संभावित युद्ध की इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने नए बैटल ग्रुप्स को सेवा में तैनात कर दिया है, जिनकी एक झलक आज आर्मी परेड में देखने को मिली है। मित्रों, डीएनए के 13 जनवरी के संस्करण में हमने आपको थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर पाकिस्तान से 4 दिन से लेकर 4 साल तक युद्ध भी हुआ तो भारतीय सेना इसके लिए तैयार है। आज हम भी यही कह रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर युद्ध चाहता है तो फिर उसके नापाक इरादों को कुचलने के लिए युद्ध ही सही। इसी लक्ष्य के साथ आज भारतीय सेना ने जयपुर में परेड का आयोजन किया। यहां आपको जानना चाहिए, यह पहली बार है जब सेना ने आर्मी डे पर इतनी बड़ी परेड का आयोजन किसी छावनी क्षेत्र के बाहर किया। सबसे पहले आपको इस परेड में शामिल उन चेहरों को देखना चाहिए जिन्हें पाकिस्तान का काल कहा जा रहा है। यह है भारतीय सेना की नई और शक्तिशाली भैरव बटालियन। इस बटालियन के जाबाजों ने आज पहली बार किसी परेड में हिस्सा लिया। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए, आखिर क्यों भैरव बटालियन की इस कदम ताल की गूंज रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर तक गूंज रही होगी। भैरव बटालियन का मोटो यानी ध्येय वाक्य है, फाइट टुनाइट। इसका मतलब है, अगर लड़ना है तो अभी लड़ाई शुरू करो। यह ध्येय वाक्य इस बटालियन का लक्ष्य बताने के लिए काफी है। भैरव बटालियन को बॉर्डर पर नहीं बल्कि बॉर्डर पार के ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। यानी ये भैरव कमांडो सीधे दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उसकी सेना या सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन कमांडोज को कम वक्त में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से ट्रेनिंग दी गई है। हर भैरव बटालियन को ऐसे बख्तरबंद वाहन दिए गए हैं जो छोटी दूरी की मिसाइल और मोर्टार दागने वाली यूनिट से लैस हैं। भैरव बटालियन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो शत्रु के बॉर्डर के अंदर 10 किलोमीटर दूर तक नुकसान पहुंचाने का मादा रखती है। मित्रों, आपको याद होगा 2016 में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी सैन्य सिद्धांत को अब भारतीय सेना न्यू नॉर्मल बनाने जा रही है। यानी आने वाले वक्त में जब भी पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला होगा तो भैरव कमांडो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को अंजाम देंगे और यह कार्रवाई पहले से ज्यादा बारूदी और घातक होगी। जयपुर में पाकिस्तान को भारतीय शक्ति का संदेश देती इस परेड में एक और सैन्य यूनिट को देश ने पहली बार देखा। यह है भारतीय सेना की शक्ति बाण रेजिमेंट, जिसे हाल ही में तैनात किया गया। शक्ति बाण रेजिमेंट एक ऐसी मिलिट्री यूनिट है जो तोप खाने के साथ ही साथ लंबी दूरी के अटैक ड्रोन से भी लैस है। यानी इस रेजिमेंट के बहादुर न सिर्फ ड्रोन से अपने टारगेट को ढूंढेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर 300 किलोमीटर दूर तक ड्रोन दागकर दुश्मन को तबाह कर देंगे। मित्रों, आज भारत की सामरिक शक्ति पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसके जनरल्स के अंदर हमेशा से भारत के साथ जंग छेड़ने की एक बुनियादी जिद रही है। इसी जिद को लेकर मशहूर सामरिक लेखक क्रिस्टन फेयर ने एक लेख लिखा था। अपनी किताब फाइटिंग टू द एंड में क्रिस्टन फेयर ने लिखा है, पाकिस्तान के जनरल हमेशा भारत से युद्ध करने से पहले अपने नुकसान का आकलन करते हैं। पाकिस्तानी फौज को पता होता है कि भारत से युद्ध में नुकसान उनका ही होना है, लेकिन पाकिस्तान में भारत विरोधी सोच और फौज के खोखले कद को बरकरार रखने के लिए वो हर हार के बाद भारत के साथ एक और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। जो क्रिस्टन फेयर ने लिखा है, उसी डॉक्ट्रिन को आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना लिया है। मुनीर की कमान में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत से शिकस्त खाई, लेकिन मुनीर दोबारा एक नए युद्ध को अंजाम देने की अब कोशिश कर रहा है। डीएनए मित्रों, हो सकता है आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा है तो फिर मुनीर दोबारा युद्ध के बारे में कैसे सोच सकता है। इस सवाल का जवाब है मुनीर का वो ओवर कॉन्फिडेंस जो उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिला। मुनीर को लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के आशंकित टकराव के बीच वो भारत से युद्ध करेगा तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। अगर इतिहास की नजर से देखा जाए तो मुनीर का यह आकलन गलत नहीं है।
जब 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो जंग से कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को मजबूत और दमदार पैटर्न टैंक सप्लाई किए थे। 1971 की जंग में अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया था। करगिल के युद्ध में भी अमेरिका ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बचाने के लिए भारत को सैटेलाइट कोऑर्डिनेट यानी घुसपैठियों की लोकेशन देने से इनकार कर दिया था। मित्रों, आज भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, तो भारत में ट्रंप के प्रतिनिधि संबंध आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुनीर शायद इसी माहौल का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन मुनीर ने जो इतिहास पढ़ा है उसका लेटेस्ट चैप्टर शायद वो भूल गया है। ये चैप्टर है ऑपरेशन सिंदूर, जिसे इतनी तेजी और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था कि दुनिया के किसी भी किरदार को पाकिस्तान की मदद करने का मौका ही नहीं मिल पाया। आज आर्मी डे के मौके पर भारतीय सेना ने एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की। अब हम आपको इसी फिल्म का एक ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं मुनीर भी इस ट्रेलर को देखे ताकि उसके सिर पर चढ़ा जंग का अंधा उन्माद उतर सके। उसको गोली मार दी। मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी इंसान का जब विनाश आता है तो नियति उसकी बुद्धि हर लेती है। कुछ ऐसा ही आसिम मुनीर के साथ भी हो रहा है। भारत और अमेरिका को लेकर CFR यानी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की लेटेस्ट रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि भारत से युद्ध करने के मुनीर अलग अलग पैंतरे अपनाएगा। अब हम आपको भारत पाकिस्तान के संभावित युद्ध से जुड़ी रिपोर्ट का आंकलन दिखाने जा रहे हैं। CFR की रिपोर्ट के पहले बिंदु में कहा गया है कि भारत के साथ लगती सरहद पर पाकिस्तान अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाएगा। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि सिंधु नदी जल समझौते को लेकर भी पाकिस्तान सीमित टकराव को शुरू कर सकता है। रिपोर्ट के तीसरे और सबसे अहम बिंदु में साफ साफ कहा गया है कि साल 2026 में भारत को उकसाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी। मित्रों, CFR की रिपोर्ट में युद्ध से जुड़े जिस तीसरे बिंदु का जिक्र किया गया है, उस टेरर प्लान पर मुनीर ने काम करना शुरू कर दिया है। इस टेरर प्लान का पूरा खाका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू में अचानक बड़ी गतिविधियों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स की तादाद बढ़ी है। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत को भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम हल्के में नहीं ले रहा। DNA के 14 जनवरी के संस्करण में हमने आपको बताया था कि कश्मीर में एक हाई लेवल मीटिंग के बाद घाटी में काउंटर टेरर ऑपरेशंस बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। आज जम्मू में NSG के ब्लैक कैट कमांडोज मैदान में उतर गए और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स को आतंक से निपटने की अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। जम्मू में आतंक का काल कहे जाने वाले ये ब्लैक कैट क्या कर रहे हैं, ये समझने के लिए आपको जम्मू से DNA की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। यही वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो इन जवानों को जो है वो अब ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लगभग 70 से 80 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते ये ब्लैक कैट कमांडो जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे। K9 जो स्क्वाड आप डॉग स्क्वाड देख रहे हैं, इनकी मदद जो है वो ली जाती है उस उधर की सिचुएशन में। उसके बाद ये डॉग आप देख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट अटैक करना हो तो ये डॉग जो है वो डायरेक्ट अटैक भी वहां पर कर सकता है। DNA मित्रों, जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी और तैनाती बढ़ाने की वजह सिर्फ बॉर्डर पर देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन्स ही नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री बुक में जम्मू हमेशा पहला और सबसे बड़ा टारगेट रहा है। पाकिस्तान के जनरल हमेशा जम्मू पर ही पहला हमला क्यों करते हैं, यह समझने के लिए आपको पहले पाकिस्तान की जम्मू डॉक्ट्रिन का इतिहास ध्यान से देखना और समझना चाहिए। 1947-48 में जब कश्मीर को हथियाने के मकसद से कबायली हमलावरों ने हमला किया तो हमले का पहला निशाना जम्मू का पुंछ सेक्टर ही बना था। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया तब भी पहला हमला जम्मू के अखनूर की तरफ ही किया गया था।
इस हमले के जरिए पाकिस्तानी फौज अखनूर के महत्वपूर्ण पुल को कब्जाना चाहती थी। 1971 की जंग में भी पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर से पहले जम्मू के छंब सेक्टर पर ही अटैक किया था। यानी हर बार पाकिस्तानी फौज के हमलों का पहला टारगेट जम्मू ही रहा है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि जम्मू से लगते पाकिस्तानी बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा मैदानी है, जबकि कश्मीर में एलओसी पर ऊंची नीची पहाड़ियां हैं। मैदानी इलाकों से हमला करने से टैंक्स और तोप जैसे भारी हथियारों को आगे ले जाने में मदद मिलती है। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज पहले जम्मू को ही निशाना बनाती है। अयूब खान से लेकर जियाउल हक और अब आसिम मुनीर इसी रणनीति पर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के फरेब को अब भारत पहचान चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान के हर बैटल प्लान की काट भारत पहले ही तैयार कर रहा है। मुनीर के जंगी जुनून को खत्म करने के लिए भारत ने एक और बड़ी तैयारी की है, जिसका नाम है IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। अब हम आपको भारत की सैन्य शक्ति से जुड़ी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। भारत सरकार ने थल सेना के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाने के प्लान पर मुहर लगा दी है। यह नया ग्रुप बनाने के लिए शुरुआत में सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी पहाड़ों पर लड़ने वाली स्पेशल यूनिट से जवान भर्ती किए जाएंगे। दरअसल IBG एक ऐसा सैन्य गुट होगा जिसके पास तोप खाने से लेकर टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सैनिक और ड्रोन सब एक ही कमान के अंतर्गत तैनात किए जाएंगे। आमतौर पर किसी युद्ध की तैयारी के लिए सेना की एक डिवीजन को 2 दिन का वक्त लगता है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सिर्फ 12 घंटे के अंदर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएगा। यानी बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों पर छोटी छोटी सेनाएं तैनात कर दी जाएंगी, जो अपने बलबूते युद्ध के किसी भी मैदान पर चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। यहां आपको जानना चाहिए, थल सेना तकरीबन 3 साल से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत सरकार ने हालिया तनाव को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को हरी झंडी दी है। मित्रों, इसकी सिर्फ एक वजह है, पाकिस्तान की साजिशें और पाकिस्तान से आते वो बयान जो बार बार संकेत दे रहे हैं कि भारत को उकसाकर पाकिस्तान सीमित स्तर का यानी लिमिटेड वॉर शुरू करना चाहता है। डीएनए मित्रों, एक पुरानी कहावत है, जितनी कम क्षमता उतना ज्यादा अहंकार, घमंड और दम। यह कहावत आज पाकिस्तानी सरकार और फौज पर सटीक बैठती है। जिस अमेरिका के सहारे आज मुनीर भारत से युद्ध लड़ने के ख्याली पुलाव पका रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसी अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज के लिए हमला करना दूर की बात है, वो अपने मुल्क की रक्षा भी नहीं कर सकती। यह कड़वा सच मुनीर को भी पता है। यही वजह है कि मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तान की असली फौज यानी आतंकवादियों को धार देना शुरू कर दिया है। अब हम आपके सामने मुनीर के इसी टेरर प्लान को एक्सपोज करने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज ने लश्कर के हेडक्वार्टर यानी मुरीदके के आतंकी मदरसे को दोबारा खड़े करने का दावा किया था। अब खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद के हेडक्वार्टर के निर्माण का काम तकरीबन पूरा हो गया है और 5 फरवरी यानी अगले महीने इस इमारत में दोबारा आतंकवादियों की जमात बैठेगी। मुनीर ने अपना वादा पूरा किया और वो उम्मीद कर रहा है कि हाफिज भी भारत को जख्म देने का अपना वादा निभाएगा। मित्रों, आजकल पाकिस्तानी फौज और मुनीर की दिमागी स्थिति उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वो पाकिस्तानी सेना से ज्यादा खर्च आतंकवादी तंजीमों पर कर रहा है। अब हम आपको पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हो रही मेहरबानी से जुड़ी एक और बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। यह खुलासा आपको बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान की टेरर डॉक्ट्रिन भी बदल गई। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी फौज ने लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तानी आतंकी गुटों को नए संसाधन सप्लाई करने शुरू कर दिए। इन नए संसाधनों में लंबी दूरी के ड्रोन्स के साथ साथ पैराग्लाइडर्स शामिल हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। खैबर पख्तूनवा के कुछ टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को पैराग्लाइडर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मित्रों, यह खुलासा बताता है कि अब हाफिज के टेरर सिलेबस यानी दौराए आम और दौराए खास में पैराग्लाइडिंग का भी चैप्टर जोड़ दिया गया है। यहां आपको जानना चाहिए, यह आइडिया भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इसे हजारों मील दूर फिलिस्तीन से चुराया गया है। आपको याद होगा 2023 में जब हमास ने इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, तो हमास के आतंकवादी पैराग्लाइडर से ही आए थे। चूंकि ये ग्लाइडर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और इनसे ज्यादा ध्वनि भी पैदा नहीं होती, इसी वजह से इजरायली रडार हमास के इन उड़ते आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए थे। हमास की इसी टेरर नीति को मुनीर ने अपना लिया है
और अब वो लश्कर के आतंकवादियों को भी हमास जैसी टेरर तकनीक देना चाहता है। मित्रों, कहते हैं कि मरता क्या ना करता। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से टक्कर लेकर यह समझ लिया है कि सामरिक शक्ति के क्षेत्र में भारत का मुकाबला नामुमकिन है। इसी वजह से वो आतंकवादियों पर दांव लगा रहा है ताकि पाकिस्तानी आवाम को भारत को जख्म देने की झूठी अफीम चटाई जा सके। लेकिन इसी ऑपरेशन सिंदूर ने भी बता दिया कि भारत ने अपनी नीतियां बदल दी। अगर हाफिज का हेडक्वार्टर एक बार तबाह किया गया तो दोबारा भी तबाह किया जा सकता है। अगर लश्कर के टेरर कैंप एक बार उड़ाए गए तो पैराग्लाइडिंग वाला टेरर सेंटर भी बर्बाद किया जा सकता है। अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करके भारत बार बार यही संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान की करतूतें उसकी बर्बादी की वजह बनेंगी। हमारे इस विश्लेषण को मुनीर भी समझ जाए, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हो सकता है मुनीर को हमारी जुबानी नसीहत समझ नहीं आए, इसलिए ऑडियो विजुअल माध्यम से हम पाकिस्तान को एक बार फिर भारतीय सेना की शक्ति का ट्रेलर दिखा देते हैं। मित्रों, पाकिस्तान पर हमले का खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। भारत ने तो आज सिर्फ झांकी दिखाई और ईरान मौके के इंतजार में बैठा है। अगर ट्रंप की ओर से एक भी हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान की छोटी सी भी भूमिका रही तो खलीफा पाकिस्तान को मिटा देगा। इसके लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपनी टारगेट पहले से सेट कर लिए। डीएनए मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए ईरान कैसे पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। ईरान की सबसे पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स यानी फराजा के अधिकारी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक ईरान सबसे पहले पाकिस्तान के समनगली एयरबेस पर बड़ा हमला कर सकता है। समनगली एयरबेस पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में मौजूद है। ईरान ये हमला क्यों पाकिस्तान को कैसे तोड़ देगा, हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आप समझिए समनगली एयरबेस की तरफ ईरान की मिसाइल्स का मुंह क्यों मुड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के समनगली एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है। समनगली पाकिस्तान के पश्चिमी दक्षिणी इलाके का मुख्य एयरबेस है, यानी अफगानिस्तान और ईरान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग विमानों के लिए उपयुक्त रनवे और आधारभूत ढांचा इसकी रणनीतिक उपयोगिता और बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स फराजा के अधिकारी ने दावा किया है कि इस एयरबेस पर अमेरिका के 500 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप, जिस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट के अड्डों से अपने सैनिकों को निकाल रहा है, उसी वक्त ईरान बॉर्डर के नजदीक मौजूद पाकिस्तानी एयरबेस पर इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं। साल 2001 के बाद अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका ने इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अभी यहां पर अमेरिकी ड्रोन्स और रिफ्यूलिंग विमानों की हलचल देखी गई है। यह जानकारी ईरान की जिस फराजा फोर्स के अधिकारी ने दी है, वो ईरान के सभी बॉर्डर्स की रक्षा के लिए तैनात है। फराजा फोर्स का नेटवर्क भी बॉर्डर के इलाकों यानी बलूचिस्तान में काफी मजबूत है। इसीलिए ईरान की इस फोर्स के अधिकारी की बात को पाकिस्तान भी हल्के में नहीं ले रहा। यही वजह है इस्लामाबाद भी अपना टॉप सीक्रेट लीक होने के बाद टेंशन में है। आज आपको यह भी समझना चाहिए अमेरिका ने यहां से ईरान पर हमले का प्लान क्यों बनाया, और ईरान ने अगर पहले हमला कर दिया तो अमेरिका और पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के समनगली एयरबेस से तेहरान की दूरी लगभग 1350 किलोमीटर है। अमेरिका के निशाने पर तेहरान में मौजूद ईरान के हाई वैल्यू टारगेट हैं, यानी ईरान की लीडरशिप और सैन्य और परमाणु प्रोग्राम चलाने वाले वैज्ञानिकों को इसी एयरबेस से हमला करके निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इतनी लंबी दूरी तक हमला करने के लिए फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग की जरूरत भी पड़ेगी, और अमेरिका पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है। हमने आपको डीएनए के 12 जनवरी के संस्करण में बताया था, अमेरिका के हवाई ईंधन भरने वाला सैन्य विमान KC-135R लगातार ईरान के बॉर्डर के चक्कर काट रहा है, यानी अमेरिका के स्टेल्थ F-35 और F-22 फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान का यह एयरबेस ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और यही कारण है ईरान इसे सबसे पहले निशाना बनाएगा। आज आपको ईरान की उन मिसाइल्स के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा डर लग रहा है। हमने आपको इससे पहले बताया कि पाकिस्तान के समनगली एयरबेस से तेहरान की दूरी 1350 किलोमीटर है, और ईरान के पास 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स मौजूद है। मतलब ईरान चाहे तो राजधानी तेहरान से भी मिसाइल्स लॉन्च करके पाकिस्तान के इस एयरबेस को निशाना बना सकता है।
यहां पर मौजूद अमेरिकी विमानों को नष्ट कर सकता है, जबकि बॉर्डर के और पास जाकर ईरान की कम रेंज की मिसाइल्स भी इस एयरबेस पर धमाका कर सकती हैं। तो ईरान के पास इस वक्त 6 ऐसी मिसाइल्स हैं जो अमेरिकी सैनिकों और विमानों की मौजूदगी वाले पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकती हैं। आज आपको इनकी रेंज और ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए। ईरान की शहाब 3 मिसाइल की रेंज लगभग 1300 से 2000 किलोमीटर। यह ईरान की शुरुआती मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ युद्ध के दौरान भी सफलतापूर्वक किया गया था। ईरान की इमाद मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है। यह शहाब 3 का उन्नत संस्करण है, जिसे अधिक सटीक और आधुनिक माना जाता है। ईरान की गद्र 1 भी पाकिस्तान में गदर मचा सकती है। इसकी रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर है। पाकिस्तान के लिए ईरान की सिजिल 1 मिसाइल भी बुरा सपना साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को इजराइल के उन्नत डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाए थे। ईरान की मध्यम लंबी दूरी की मिसाइल खुर्रम शहर 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, जिससे 1500 किलोग्राम तक के वॉरहेड लोड किए जाते हैं। यानी सिर्फ एक मिसाइल के हमले से पाकिस्तानी एयरबेस का बड़ा हिस्सा नष्ट हो सकता है। ईरान की हज कासिम मिसाइल पाकिस्तान और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान दावा करता है इसकी रफ्तार 12 मैक यानी आवाज से 12 गुना ज्यादा है। यानी ये मिसाइल हाइपरसोनिक है। ईरान ने इस मिसाइल को अमेरिका के ड्रोन हमलों में मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी का नाम दिया है। आज हमने आपको ईरान की मिसाइल पावर की जानकारी इसलिए भी दी क्योंकि ये मिसाइलें सिर्फ पाकिस्तान के समनगली एयरबेस को निशाना नहीं बना सकती, बल्कि इनकी रेंज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद शम्सी एयरफील्ड, कराची के मसरूर और फैजल एयरबेस को भी निशाना बनाने के लिए काफी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद रफीकी, मुरीद और नूर खान एयरबेस को भी ईरानी मिसाइलें तबाह कर सकती हैं, क्योंकि इन सभी की दूरी तेहरान से 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच की है। समझ रहे हैं आप? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमले में नष्ट हुए पाकिस्तानी एयरबेस अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं और मुनीर ने जबरदस्ती खलीफा से दुश्मनी मोल ले ली। इससे पहले हम आपको डीएनए के 12 जनवरी के संस्करण में पाकिस्तान के उन एयरबेसों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं जहां पर अमेरिकी सैनिकों और विमानों की मौजूदगी है। जहां पर खलीफा की मिसाइलें गिरी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा दर्द होगा। लेकिन ईरान के सामने दोस्ती का नाटक करने वाले पाकिस्तान की जब पोल खुली तो मुनीर कैसे बेचैन हो गया, आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान से बार बार कहा है वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा, लेकिन जैसे ही ईरान की फोर्स ने पाकिस्तान के डबल क्रॉस की योजना का खुलासा किया, मुनीर ने घबराकर ईरान के बॉर्डर पर सेना की तैनाती शुरू कर दी। आज बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक, सैन्य वाहन और आर्टिलरी को ईरान की बॉर्डर की तरफ जाते देखा गया है। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर को आज से पहले दोनों देशों ने शांति प्रिय माना, कभी फौज की तैनाती नहीं की और ईरान पर हमले की अमेरिकी तैयारी के बीच अगर मुनीर भी ईरान बॉर्डर पर अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है तो उसके डर को समझा जा सकता है। मतलब साफ है, अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है, अगर पाकिस्तान की जमीन से अमेरिकी फाइटर्स जेट उड़कर ईरान पर बम बरसाने लगे तो ईरान अमेरिका का गुस्सा भी पाकिस्तान पर उतारेगा। ट्रंप भी इसीलिए अपने मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण सहयोगियों को बचाने के लिए वहां से अमेरिकी सैनिकों को निकालना शुरू कर चुके हैं और पाकिस्तान के रास्ते अटैक करके ईरान को पाकिस्तान में मिसाइल फेंकने का मौका दे रहे हैं। यानी मुनीर को फंसा दिया है, क्योंकि ईरान पर पाकिस्तान की जमीन से हमला हुआ तो पाकिस्तान में बगावत भी हो सकती है। बगावत इसलिए हो सकती है क्योंकि मुनीर एक मुस्लिम देश के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की मदद करने जा रहा है। वैसे ईरान के हमले से डर सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं लग रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा सऊदी अरब, कतर, तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देशों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। अगर अमेरिका को हमले के लिए अपना बेस दिया तो ईरान सीधा हमला करेगा। हमने आपको इससे पहले बताया था, ईरान की हमले वाली धमकी के बाद इजराइल ने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम की तैनाती की थी। आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव में आयरन डोम्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा कतर ने खुद घोषणा की है उसके देश से अमेरिकी सैनिक बाहर जा रहे हैं। आज सऊदी अरब का बयान भी आ गया, वो भी अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए ना तो अपनी जमीन देगा ना ही एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देगा। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। डीएनए मित्रों, ईरान जहां पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, वहीं मुनीर के बॉस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। हमले से पहले अमेरिका की तैयारियां आखिरी दौर में हैं।
ट्रंप ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों से बैठक में ईरान पर हमले को लेकर बड़ा फैसला किया। आज आपको जानना चाहिए पिछले 24 घंटे के दौरान वो कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं जो युद्ध का संकेत दे रहे हैं। किस तरह अमेरिका ने जल, थल और नभ से ईरान को घेरने का चक्रव्यूह तैयार किया है। लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप के वॉर प्लान के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने ईरान को लेकर बैठक के दौरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से 2 महत्वपूर्ण बातें कही। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमला त्वरित और निर्णायक होना चाहिए, यानी ऐसी कार्रवाई हो जो खामनेई के शासन को मजबूत झटका दे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ट्रंप ने यह कही है कि ईरान में लंबे युद्ध से बचना चाहिए, यानी हफ्तों या महीने तक चलने वाले लंबे युद्ध की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। डीएनए मित्रों, इस बयान के जरिए ट्रंप कहना चाहते हैं कि कोई भी सैन्य कार्रवाई सीमित, तेज गति वाली और टारगेटेड होनी चाहिए, यानी सर्जिकल स्ट्राइक या मिसाइल हमले जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम या बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स को निशाना बनाएं। वहीं जमीन पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती से ट्रंप परहेज करना चाहते हैं। ट्रंप का जोर इस बात पर है कि कार्रवाई निर्णायक हो, यानी ऐसा हमला जिससे खामनेई की सत्ता कमजोर हो जाए। डीएनए मित्रों, ट्रंप जिस त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो पिछले साल जून की तरह हो सकती है। उस समय अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। लेकिन तब और अब में अंतर यह है कि उस वक्त ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं हो रहे थे, जबकि इस बार ईरान की आवाम इस्लामिक हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। खामनेई अगर अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उलझे तो देश में चल रहे प्रदर्शन को नियंत्रण में रखना मुश्किल होगा, यानी खामनेई का तख्ता पलट आसानी से हो सकता है। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने यह भी कहा है कि लंबे युद्ध से बचना चाहिए, यानी ट्रंप इराक या अफगानिस्तान जैसा लंबा और खर्चीला युद्ध नहीं चाहते। उन युद्धों में अमेरिका दशकों तक फंसा रहा, यानी अमेरिका खामनेई का तख्ता पलट करके ईरान से बाहर निकलना चाहता है, युद्ध में खुद को फंसाना नहीं चाहता। डीएनए मित्रों, ईरान के खिलाफ युद्ध की रणनीति के बीच अमेरिका ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया है। अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन अभी तक साउथ चाइना सी में रूटीन ऑपरेशन कर रहा था। ईरान पर हमले की तैयारियों के बीच इसे मिडिल ईस्ट भेजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान पर अमेरिकी हमले की स्थिति में यूएसएस अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका होगी, ये जानने से पहले आपको इसकी ताकत के बारे में पता होना चाहिए। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। यह दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। इसमें 3-4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और जमीनी हमले के लिए है। इसमें 1-2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करती हैं, साथ ही टोमाहॉक मिसाइल्स दाग सकती हैं। पूरे ग्रुप में 7,000 से 8,000 के बीच सैनिक हैं। ग्रुप में 65 से 70 एयरक्राफ्ट हैं जो दिन रात उड़ान भर सकते हैं। इस तरह यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अकेले पूरी एक सेना के बराबर तबाही मचा सकता है। यह फ्लोटिंग एयरबेस की तरह काम करता है जो हजारों किलोमीटर दूर से भी हवाई हमले, निगरानी और सैनिकों को सपोर्ट मुहैया करा सकता है। इस युद्धपोत से ईरान के एयरबेस, मिसाइल साइट्स, नेवल बेस, ऑयल फैसिलिटी और कमांड सेंटर पर सटीक हमले हो सकते हैं, यानी ईरान को सैन्य और आर्थिक रूप से तबाह किया जा सकता है। इसे मिडिल ईस्ट की तरफ भेजकर ट्रंप ने युद्ध का एक बड़ा और निर्णायक संकेत दिया है। डीएनए मित्रों, एक आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले के जवाब में हूती जैसे उसके प्रॉक्सी संगठन लाल सागर में वैश्विक व्यापार को ठप कर सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती से हूती को भी अमेरिका जवाब दे सकता है। डीएनए मित्रों, समुद्र के अलावा अमेरिका ने हमले के लिए हवाई तैयारियां भी बढ़ा दी हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर एक नया एयर डिफेंस ऑपरेशन सेल शुरू किया है। अल उदैद एयरबेस पर पिछले साल ईरान ने जवाबी मिसाइल हमला किया था। अमेरिका की नई तैयारी उसी तरीके के हमलों से निपटने के लिए। इससे एयर और मिसाइल डिफेंस को मजबूत किया जा सकेगा, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकेगी, ज्वाइंट एक्सरसाइज, प्लानिंग और जवाबी कार्रवाई की जा सकेगी। मिसाइल और ड्रोन्स खतरों के खिलाफ बेहतर तालमेल हो सकेगा। डीएनए मित्रों, अल उदैद एयरबेस से 6 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ने भी उड़ान भरी है। KC-135 एक एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है। यह फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को हवा में ईंधन मुहैया कराता है। इससे विमान बिना लैंडिंग के लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। लंबी दूरी के हमलों के लिए यह जरूरी है। ईरान पर पिछले साल के हमले के दौरान भी स्ट्रेटो टैंकर की मूवमेंट दिखाई दी थी और यह अब फिर से दिखाई दे रहा है।
अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका की हवाई तैयारी के बीच ईरान के बॉर्डर पर एक फाइटर जेट भी दिखाई दिया है। इराक के बसरा प्रांत में घंटों तक इसकी उड़ान जारी रही। इस विमान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे अमेरिकी विमान तो कुछ में इजराइल का बताया गया है। इस फाइटर जेट को भी अमेरिका की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका की इन तैयारियों के बीच ईरान ने भी अचानक अपना एयर स्पेस कुछ घंटों के लिए बंद किया। ईरान सरकार ने इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन यह अमेरिकी हमले की आशंका में उठाया गया कदम हो सकता है। ये तमाम घटनाक्रम युद्ध जल्द शुरू होने के संकेत दे रहे हैं और ईरान की जमीन जल्द ही बारूदी युद्ध का मैदान बन सकती है। डीएनए मित्रों, सिर्फ अमेरिका की सैन्य तैयारी से ही ये संकेत नहीं मिल रहे हैं कि ईरान पर भीषण हमला होने वाला है। 3 और बड़े संकेत हैं जो ये बता रहे हैं युद्ध शुरू होने ही वाला है। मित्रों, पहला संकेत यह है कि पेंटागन में पिज्जा की डिमांड बढ़ गई। दूसरा संकेत यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का विमान देश से बाहर चला गया है। और तीसरा बड़ा संकेत यह है कि दुनिया में अनाज की स्टोरेज बढ़ गई है। इन संकेतों को क्यों ईरान पर हमले की भविष्यवाणी माना जा रहा है, आपके लिए हम एक एक करके इसका भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात पेंटागन पिज्जा इंडेक्स थ्योरी की। पेंटागन पिज्जा इंडेक्स थ्योरी किसी देश के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी है। इस थ्योरी के मुताबिक जब अमेरिका के पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर अचानक बढ़ जाते हैं तो दुनिया में कहीं बड़ा हमला या सेना का एक्शन होता है। पेंटागन में पिज्जा की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अधिकारी संकट के समय देर रात तक काम करते हैं। मित्रों, अब ध्यान से सुनिए और समझिए। 14 जनवरी से पेंटागन पिज्जा इंडेक्स में तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में पेंटागन के आसपास के पिज्जा आउटलेट्स पर ऑर्डर में असामान्य उछाल देखा गया है। डोमिनोज पिज्जा के ऑर्डर में करीब 1000% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि एक्सट्रीम पिज्जा और पापा जोन्स ने भी 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी पिज्जा इंडेक्स तेजी से बढ़ा था। अब फिर पेंटागन पिज्जा इंडेक्स में तेज बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि पेंटागन हमेशा ऐसी किसी भी थ्योरी से इनकार करता है, लेकिन अब हम जो जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। अक्टूबर 1983 में अमेरिका ने जब ग्रेनेडा पर हमला किया था तो उस हमले से एक रात पहले पेंटागन में पिज्जा के ऑर्डर 2 गुने हो गए थे। दिसंबर 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के समय जब पनामा पर हमला किया गया था तो हमले से एक दिन पहले पिज्जा की मांग अचानक बढ़ गई थी। 1 अगस्त 1990 की रात जब कुवैत पर इराक ने हमला किया था तो इराक के हमले से ठीक पहले एक ही रात में पेंटागन में काफी ऑर्डर किए गए थे। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। इस हमले से ठीक पहले पेंटागन के आसपास पिज्जा की मांग एकाएक बढ़ गई थी। शीत युद्ध के दौरान जब भी पेंटागन के आसपास पिज्जा की डिलीवरी बढ़ जाती है तो सोवियत संघ के जासूसों को किसी बड़ी कार्रवाई की आशंका हो जाती है। उस समय सोवियत संघ के जासूस इसके लिए पिज्जट कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पिज्जट कोड शब्द पिज्जा का ही एक छोटा रूप है। ईरान पर हमले का दूसरा अलग संकेत इजराइल से आया है। यह संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर के है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सरकारी विमान विंग ऑफ जियोन 14 जनवरी को इजरायली एयरस्पेस से बाहर चला गया। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स के मुताबिक प्लेन भूमध्य सागर को पार कर आगे की ओर गया है। यह कुछ समय ग्रीस में भी रुका था। अब इस संकेत को भी ध्यान से समझिएगा। जब भी इजराइल या उसके आसपास कोई भी हमला होने वाला होता है, नेतन्याहू का विमान इजराइल से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता है। 13 जून 2025 को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तब भी नेतन्याहू का विमान इजराइल से बाहर चला गया था। इसी तरह जब 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक्स किए थे तब भी यह विमान इजराइल से चला गया। नेतन्याहू का सरकारी विमान जब इजराइल से बाहर गया तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी देश छोड़ दिया है। हालांकि ताजा अपडेट यह है कि नेतन्याहू का विमान इजराइल लौट आया है। लेकिन एक और बड़ी बात यहां हम आपको बताना चाहते हैं, नेतन्याहू ने अगले हफ्ते ही अपनी सारी बैठकें, पहले से तय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यह युद्ध का ही संकेत है। डीएनए मित्रों, अब युद्ध के तीसरे संकेत की जानकारी भी आपको दे देते हैं। दुनिया के तमाम देश अपना अनाज भंडार भर रहे हैं। पता है ऐसा कब से होता है? ऐसा तब होता है जब किसी बड़े युद्ध की आशंका होती है, क्योंकि युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूट जाती है। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच स्वीडन ने 2026 में $63 मिलियन सिर्फ फूड स्टॉक के लिए रखा है। चीन ने $18 अरब से ज्यादा का स्टॉक बजट रखा है। नॉर्वे ने फिर से गेहूं का भंडार बनाना शुरू कर दिया है। जर्मनी डिब्बाबंद खाना जमा कर रहा है।
फिनलैंड ने अनाज का रिजर्व 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है। मिस्र ने 60 लाख टन गेहूं जमा कर लिया है। ब्राजील ने सरकारी अनाज खरीद फिर से शुरू कर दी है। इंडोनेशिया ने भी चावल का भंडार लगभग 2 गुना कर दिया है। समझिए, दुनिया का कोई एक देश अनाज का भंडार नहीं बढ़ा रहा है, कई देश अनाज का भंडार बढ़ा रहे हैं। यानी ये देश मान रहे हैं कि बड़ी जंग होगी, सप्लाई चेन पर असर होगा और अनाज की सप्लाई बाधित होगी। इसे भी ईरान पर हमले का संकेत माना जा रहा है। ये मित्रों, अब हम भारत में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड के कट्टरपंथी वैचारिक वाहकों की मरम्मत करेंगे। मित्रों, कारगिल में एक प्रदर्शन हुआ। लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन होना विशेष बात नहीं है, लेकिन यह प्रदर्शन विशेष था। समझिए, कारगिल में खामनेई के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। जी हां, तेहरान से 2500 किलोमीटर दूर कारगिल में खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन हुआ और खामनेई जिंदाबाद के नारे लगे। इस प्रदर्शन में हाथों में खामनेई की तस्वीर लिए हिजाब पहने महिलाएं थी, बच्चे थे। उनके हाथों में जो पोस्टर थे उसमें अमेरिका की तबाही का ऐलान किया जा रहा था। प्रदर्शन में एकदम ईरानी वेशभूषा धारण किए मौलाना भी थे। ये एक बड़ा सा पोस्टर लेकर चल रहे थे। पोस्टर में जो लिखा था उसका हिंदी अनुवाद यह है कि खामनेई मुसलमानों के इमाम हैं। कारगिल के लोग शहीदों से प्रेम करने वाले ईरान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। खामनेई के समर्थन में हुई इस रैली में खासतौर पर 2 ताबूत बनाए गए थे। एक ताबूत पर अमेरिका का फ्लैग प्रिंट था, इस पर ट्रंप की तस्वीर लगी थी। दूसरे ताबूत पर इजराइल का झंडा प्रिंट था और नेतन्याहू की फोटो लगी थी। दोनों ताबूत पर लिखा था गो टू हेल। आपको आश्चर्य हुआ होगा, खामनेई के समर्थन में ऐसा प्रदर्शन तो ईरान में भी नहीं हुआ। ईरान का पूरा सिस्टम खामनेई समर्थकों को सड़क पर उतारने में जुटा है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन की तस्वीरें ईरान से भी नहीं आई। हां, तेहरान से 25 किलोमीटर दूर कारगिल में जरूर अपना काम धाम छोड़कर सैकड़ों कट्टरपंथी सड़क पर उतरा। मित्रों, यह ईरान के समर्थन में प्रदर्शन नहीं था, यह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नफरत का सामूहिक विस्फोट था। यह मुस्लिम ब्रदरहुड वाले कट्टरपंथी विचारधारा के लिए एकजुटता का उद्घोष था। खामनेई के समर्थन में नारा लगाते इन लोगों का ईरान से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। इनमें से अधिकांश कभी ईरान गए भी नहीं होंगे। शायद ही किसी ने कभी खामनेई का भाषण सुना होगा। फिर ये खामनेई के समर्थन में उतरे क्यों? जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये खामनेई ब्रांड कट्टरपंथ के वैचारिक अनुचर है। ये खामनेई के वैचारिक गुलाम है। कट्टरपंथ के विषैले रसायन ने अच्छे और बुरे का फैसला करने वाली इनकी बुद्धि का विनाश कर दिया। मित्रों, अगर कट्टरपंथ के वायरस ने इनके दिमाग को खोखला नहीं किया होता तो प्रदर्शन से पहले इन कट्टरपंथियों ने अपने आप से कुछ सवाल जरूर पूछे होते। ये जरूर सवाल पूछा होता कि ईरान में प्रदर्शन कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। ईरान में जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। ईरान में प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों पर फायरिंग कौन कर रहा है? खलीफा करा रहा है। आंखों पर कट्टरपंथ का पर्दा डालकर खामनेई का समर्थन कर रहे कारगिल के प्रदर्शनकारियों को जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। जी हां, 12,000 से ज्यादा। मरने वाला हर प्रदर्शनकारी मुसलमान है। ये प्रदर्शनकारी मुसलमान क्या मांग कर रहे थे? जीने के लिए अच्छा माहौल, महंगाई से मुक्ति, कट्टरपंथी पाबंदियों से आजादी। सोचिए, इस छोटी सी मांग पर उन्हें गोली मार दी गई। गोली मारने का आदेश खलीफा ने दिया। कारगिल के प्रदर्शनकारी उसी खलीफा का समर्थन कर रहे हैं। मित्रों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि धर्मांधता मनुष्य के मन को यंत्रीकरण कर देती है, मशीन बना देती है। इसका फल कट्टरता के रूप में सामने आता है। खलीफा के समर्थन में उतरे इन लोगों को मुसलमानों की फिक्र नहीं है, मजहब की चिंता है। इन्हें आज मानवता को बचाने का ख्याल नहीं आ रहा। इन्हें तनाव है कहीं निर्दोष मुसलमानों का खून बहाने वाले कट्टरपंथी खलीफा शासन का तख्ता पलट ना हो जाए। और सुनिए, वैचारिक कट्टरपंथ के वाहक सिर्फ कारगिल में ही मौजूद नहीं है। जो कारगिल में है वो प्रदर्शन करते दिख गए, इसलिए उनकी पहचान हो गई। इनके वैचारिक बंधु भारत में यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है। सुनिए कैसे ये मुसलमानों के हत्यारे खलीफा शासन को बचाने के लिए शाब्दिक पाखंड रच रहे हैं। ईरान कभी बेखता लोगों को नहीं मारता है। और कभी एक वाकया बताइए कि ईरान ने बेखता लोगों को मारा हो। हाँ, वो लोग जो अमेरिका और इजराइल और मोसाद और मोहम्मद रजा शाह पहलवी के इशारे के ऊपर पूरी तरीके से ईरान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को बाकायदा मारा जा रहा है। मगर वहां पर हिंसक प्रदर्शन करना या प्रदर्शन जो अमन शांति के साथ हो रहा है उसमें हिंसा हो जाना,
ये निहायत ही खतरनाक बात है। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म की आड़ में जो हिंसा और कट्टरता होती है वो सबसे बड़ा अधर्म है। यानी अधर्म ईरान में हो रहा है और इसके समर्थन का पाप भारत के कुछ लोग बन रहे हैं, चाहे ये सड़क पर हो, मकतब में हो, मदरसे में हो या यहां वहां कहीं भी। इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, इन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड वाली सोच का विस्तार करना। ये न्याय, मानवता, मुसलमानों पर अत्याचार जैसे शब्द तब बोलते हैं जब अपने कट्टरपंथ को छिपाना हो या भारत की छवि पर बट्टा लगाना हो। जहां जायज सवाल पूछना होता है वहां कट्टरपंथ का पर्दा इनके शब्दों को ढक देता है। मुस्लिम ब्रदरहुड वाली सोच इनके सवालों को बांझ बना देती है और सारी नैतिकता का पिंडदान करके ये निर्दोष मुसलमानों के हत्यारों के समर्थन में सड़क पर उतर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में प्रवर्तन निदेशालय एक शक्तिशाली जांच एजेंसी बनकर उभरी है। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए ईडी को जो अधिकार मिले हैं उसकी वजह से राजनीतिक विवाद भी होता है। लेकिन नए साल में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लग रहा है कि शक्तिशाली ईडी ही पीड़ित बन गई है। बंगाल से लेकर झारखंड तक ईडी को अलग अलग मामलों में राज्य सरकारों ने घेरा है। पहले कोलकाता में रेड के दौरान ईडी को रोकने के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। अब रांची में जांच के नाम पर झारखंड पुलिस ईडी के दफ्तर में घुस गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या यह महज संयोग है या ईडी के खिलाफ एक राजनीतिक प्रयोग है? डीएनए मित्रों, ये दोनों घटनाएं ईडी को जांच से रोकने और जांच में व्यवधान पहुंचाने की तरफ इशारा करती हैं। एक जांच एजेंसी को इस तरह रोकना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना अराजकता का माहौल बना सकता है। राजनीति का जवाब कोई पार्टी राजनीति के जरिए दे सकती है, लेकिन ईडी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसे जवाब दिया जा रहा है। ईडी देश को चलाने वाले सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए आज ईडी के कामकाज में बाधा डालने वाली घटनाओं का विश्लेषण जरूरी है। डीएनए मित्रों, आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी 8 जनवरी को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की। आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। यही वजह है कि रेड के दौरान खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ममता वहां से हरे रंग की एक फाइल में कुछ दस्तावेज भी ले गई। डीएनए मित्रों, ये एक अप्रत्याशित घटना थी। ममता बनर्जी के एक्शन के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई। ईडी ने ममता बनर्जी पर कामकाज में बाधा डालने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वो घटना की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे। साथ ही बंगाल पुलिस की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर भी रोक लगाई है। डीएनए मित्रों, इस घटना को लेकर ईडी ने अपनी पहली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में डाली थी, लेकिन भीड़ जमा होने की वजह से पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद ईडी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। ईडी का आरोप है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामे के पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे। इसका मकसद ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टालना था। आज ईडी ने अपने इस आरोप से जुड़े सबूत भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। ईडी की दलील है कि पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। सोचिए, ईडी की रेड के दौरान पहले बंगाल पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच जाती हैं। उसके बाद ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाती है। मामला हाईकोर्ट में जाता है तो वहां भी हंगामे की वजह से सुनवाई टल जाती है। यह अराजकता नहीं तो फिर और क्या है? डीएनए मित्रों, कोलकाता से करीब 400 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है। जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े मामलों की जांच करती है, उसके ऑफिस में जांच के लिए झारखंड पुलिस पहुंच गई। ईडी के 2 अधिकारियों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप लगाया था। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची। पुलिस टीम में एक डीएसपी और एक थानेदार शामिल थे। बाद में सीआईएसएफ के जवानों को ईडी दफ्तर की सुरक्षा के लिए बुलाया गया। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाला शख्स पेयजल विभाग का कर्मचारी है। उस पर शहरी जल आपूर्ति योजना में 20 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप है। पहले उसे रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अभी वो जमानत पर जेल से बाहर है। इस घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है। सोचिए, हर आरोपी जांच एजेंसियों पर तरह तरह के आरोप लगाता है। क्या उसकी शिकायत पर पुलिस को इस तत्परता से जांच के लिए पहुंचना चाहिए था? वो भी डीएसपी और एसएचओ स्तर के अधिकारी। ईडी के दफ्तर जाने के बदले पुलिस ने इन अधिकारियों को थाने क्यों नहीं बुलाया जिन पर आरोप लगे? क्या यह ईडी को डराने की कोशिश थी? डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि ईडी ने ही करीब 2 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
यही वजह है कि रांची पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने सोरेन सरकार को घेरा है। एक घोटालेबाज, एक जालसाज, एक पैसा गबन करने वाला जो 18 महीने तक जेल रहा, उसकी एफआईआर पर, झूठी एफआईआर पर पूरी सख्ती लगा दी और ईडी कार्यालय पे घेर लिया आके। क्या कर रहे हो? बंगाल बनाना चाहते हो क्या झारखंड को? झारखंड पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी की याचिका पर कल सुनवाई होगी। ईडी ने अपने ऑफिस में झारखंड पुलिस की घुसपैठ की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। लेकिन इस सब के बीच में तस्वीर का एक दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि ईडी पर भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता है और इसको लेकर के सवाल खड़े भी होते हैं। डीएनए मित्रों, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य की शक्तियां तय हैं। दोनों को अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ये अधिकार एक दूसरे को रोकने के लिए या एक दूसरे की जांच में खलल डालने के लिए नहीं है। सोचिए, जो रांची, जो कोलकाता में हुआ, वैसे ही टकराव देश के दूसरे राज्यों में होने लगा तो फिर क्या होगा? सोचिए, अगर एक जांच एजेंसी दूसरी जांच एजेंसी के कामकाज में ऐसे ही बाधा पहुंचाए तो क्या अराजकता नहीं फैलेगी? राज्य की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों को जांच से रोके, जांच के नाम पर उनके ऑफिस में पहुंच जाए तो क्या अराजकता नहीं फैलेगी? एजेंसियों को, अधिकारियों को समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी कानून के प्रति है। वो राजनीतिक दल नहीं है जो आरोप लगाए हैं किसी का बचाव करे। उन्हें जिम्मेदार बनना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की जांच एजेंसियां आपस में लड़ती रही तो देश और संघीय व्यवस्था को नुकसान तय है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी ताकि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण मंगल ग्रह के मास्टर शेफ से जुड़ा हुआ है। आप में से कई लोग खाना बनाने के शौकीन होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए यह खबर खास है। मित्रों, घर पर रोटी सब्जी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन नासा मार्स के लिए मास्टर शेफ की तलाश कर रहा है। नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज की शुरुआत की है। यह चैलेंज क्या है, इसे जीतने वाले को इनाम में क्या मिलेगा, इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं, अब हम डीएनए में इसी मास्टर शेफ मार्स का विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, नासा आने वाले वक्त में मार्स मिशन की तैयारी कर रहा है। यह मार्स मिशन आम स्पेस मिशन से लंबा होगा। ऐसे में वहां अंतरिक्ष यात्री खाएंगे क्या, यह एक बड़ी समस्या होने वाली है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए नासा ने एक चैलेंज शुरू किया है। यह चैलेंज एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देने के लिए, ताकि वो मार्स पर भूखे ना रहें। मित्रों, यह चैलेंज सुनने में जितना आसान है, यह उतना है नहीं। इसमें आम खाना नहीं बनाना है, बल्कि खाने पीने के ऐसे इंतजाम को इजाद करना है जिसमें अंतरिक्ष यात्री खुद ही मार्स पर खाना उगा सकें और उसे आसानी से बना सकें। यानी नासा को सिर्फ शेफ नहीं, एक साइंटिस्ट शेफ की जरूरत है। और डीएनए में आज का संदेश, जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीदें कम रखो और कोशिशें ज्यादा करो। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।